फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एयरपोर्ट पर दो सीनियर पायलट जहाज की तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक को सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए रोक लिया जाता है जबकि दूसरा आगे बढ़ता है। इसी बीच एक मोटा लंबे बालों वाले आदमी पर भी फोकस किया जाता है जो एक रेड कलर का ब्रीफ केस लेकर वेरिफिकेशन करवा रहा था। इसी तरह और बहुत सारे लोग जो इस जहाज में सफर करने वाले थे दिखाए जाते हैं, जहाँ एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ बैठी बात कर रही थी जो पहली दफा जहाज पर सफर करने वाली थी। वो कहती है कि उसे डर लग रहा है। पायलट इसके पास से गुजर रहा था। वो रुक कर उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये सफर सेफ होने वाला है। तभी उस छोटी बच्ची की माँ और भाई भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो रेड ब्रीफ केस भी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जहाज में लोड कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर कुछ चाइनीज स्पोर्ट्समैन दिखाए जाते हैं, जहाँ एक लड़की की किसी आदमी से टक्कर हो जाती है, जहाँ इनके बीच लड़ाई होने वाली थी, मगर कोच आकर मामले को खत्म कर देता है। यहाँ तक हमें जहाज पर जाने वाले क्रू और मुसाफिरों को दिखाया गया था, जिसके बाद सीन जहाज के अंदर शिफ्ट हो जाता है और फ्लाइट सेफली टेक ऑफ कर जाती है और कॉकपिट में हमें दोनों पायलट आपस में अपनी लाइफ डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक सब ठीक चल रहा था। सीन वापस पैसेंजर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हर कोई अपने अपने स्क्रीन पर मसरूफ दिखाई देता है। रात का समय होता है, मौसम भी खराब हो जाता है और आसमान पर बिजली का राज होता है। हालत किसी बड़े तूफान की खबर दे रही थी। तभी हमारा सारा फोकस इस रेड ब्रीफकेस की तरफ ले जाया जाता है, जिसमें एक मोबाइल पावर बैंक के साथ चार्जिंग पर लगा होता था, जिसमें हीट ज्यादा होने की वजह से आग लग जाती है, जिससे हर पैसेंजर खबर था मगर पायलट नहीं। इन्हें स्क्रीन पर फायर अलर्ट का सिग्नल मिलता है, जिससे वो फ्लाइट अटेंडेंट को कॉल करके करीबी एयरपोर्ट पर उतरने का कहते हैं। जिसके बाद वो जहाज को थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि वो जमीन के थोड़े करीब हो जाए और जहाज नीचे उतारने में ज्यादा देर न लगे। इसके बाद स्टाफ के दो लोग आग बुझाने वाली गैस लेकर जहाज के सामान रखने वाले हिस्से में जाते हैं, जहां इस ब्रीफ केस में आग लगी थी। वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं मगर वो देखते हैं कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, जो उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और ब्रीफ केस ब्लास्ट होने की वजह से जहाज के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा सुराग हो जाता है। और दूसरी तरफ आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर्स भी पैसेंजर्स को आकर लग रहे थे, जिससे वो लोग जख्मी हो रहे थे। पायलट्स को मुसाफिरों को अलर्ट करने का मौका ही नहीं मिला और जल्द ही मुसाफिर अपनी सीटों से उछलकर गिरने लगे। जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसके बाद मुसाफिरों के लिए ऑक्सीजन मास्क खुल गए। पायलट्स की महारत और तजर्बे से उन्होंने जहाज पर कंट्रोल कर लिया और मुसाफिरों को बताया कि वो जल्द ही करीबी एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। तब तक सब लोग शांत रहें और अपनी सीटों पर ही बैठे रहें। जो पैसेंजर अपनी सीटों से इधर उधर गिर गए थे, एयर होस्टेस इन्हें कहती है कि जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाएं, वरना नुकसान हो सकता है। इसके बाद लगेज कंपार्टमेंट तबाह हो जाता है और सामान जहाज से बाहर गिरना शुरू हो जाता है, जो इंजन में लगता है, जहां से जहाज के दोनों इंजन में आग भड़क उठती है और इंजन तबाह हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से जहाज का एक हिस्सा तबाह हो जाता है, जिस वजह से मुसाफिर बाहर गिरने लगते हैं, जबकि वही मोटा आदमी जिसके ब्रीफ केस की वजह से आग लगी थी, वो अभी तक बचा हुआ था क्योंकि इसने एक सीट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पायलट्स को क्विक डिसीजन लेना था कि जहाज को उड़ाए रखना है या नीचे उतारना है। इससे पहले कि वो कोई डिसीजन ले पाते, जहाज का दूसरा इंजन भी ब्लास्ट हो जाता है और जहाज बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और चंद ही सेकंड्स में हजारों मील ऊपर उड़ने वाला जहाज अब बहुत नीचे आ चुका था। पायलट दोबारा से फ्लाइट अटेंडेंट से बात करता है और करीबी एयरपोर्ट बताने को कहता है, मगर वो जवाब देता है कि इस वक्त तुम समुंदर पर उड़ रहे हो और कोई भी एयरपोर्ट तुम्हारे करीब नहीं है। इसी बीच जहाज की पावर यानी बिजली भी बंद हो जाती है, जिससे उनका ऑडियो सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब जहाज के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। पायलट जहाज का फ्यूल गिराना शुरू कर देते हैं ताकि नीचे गिरते समय जहाज के दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे और वो वाइब्रेट ना करे, जिससे वो समंदर पर सेफ लैंडिंग कर सके। वो जहाज को समंदर पर लैंड करवाना शुरू कर देते हैं, मगर समंदर में मौजूद चट्टानें जहाज से टकराती हैं और जहाज का निचला हिस्सा टूटने लगता है और स्पीड भी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जहाज पलट जाता है और टूटने लगता है, जिससे पानी जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है। अगले सीन में हमें जहाज की करंट सिचुएशन दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल टूट चुका था। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, जबकि एक पायलट जिसका नाम रिच था वो बेहोश था और दूसरा पायलट जिसका नाम बेन था वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
तभी एक एयर होस्टेस जिसका नाम पेनी था और जो जिंदा बच गई थी वहाँ पर आती है और पायलट की हेल्प करती है। इसकी फंसी हुई टांग निकालने की कोशिश करती है। इतने में रिच को होश आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ अब सूरज भी निकल चुका था। हर तरफ लोग मरे हुए थे और जो पैसेंजर्स बच गए थे उनकी हालत बहुत खराब होती है। अब यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस दिखाया जाता है। वो चाइनीज स्पोर्ट्स गर्ल जिसका नाम लिसा था जिंदा बच गई थी। वो पानी पर तैरकर लोहे के बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर उसी समय पानी के अंदर से कोई चीज उसकी टांग खींचकर इसे समुद्र में ले जाती है, मगर अगले ही लम्हे वो चीज इसकी टांग छोड़ देती है और इस तरह लिसा बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। मगर वो देखती है कि इसकी टांग पर किसी चीज के काटने के निशान थे और बहुत खून निकल रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। कॉकपिट में पानी भरने लग गया था और रिच की टांग भी बुरी तरह फंस चुकी थी। तब रिच अपने पायलट दोस्त बेन से कहता है कि उन्हें समय रहते अपनी और जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी जान बचानी चाहिए। बेन के लिए ये एक मुश्किल डिसीजन था। आखिरकार बेन और पेनी इसे वहीं छोड़ देते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि हर तरफ जहाज के टुकड़े पड़े थे और जहाज का पैसेंजर्स वाला हिस्सा बहुत दूर गिरा हुआ था, जहाँ तक इन्हें स्विम करके जाना पड़ेगा। कॉकपिट में अब सिर्फ पेनी, बेन और वही छोटी लड़की कोरा जो हमें फिल्म के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो जहाज पर सफर करने से डर रही थी, जिंदा बच गए थे। दूसरी तरफ पैसेंजर्स वाले एक हिस्से में कुछ लोग जिंदा बच गए थे, जिनमें कोरा का भाई फिन, एक एयर होस्टेस जोई, एक लड़का मैक और बूढ़ी महिला थी जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहाज का ये वाला हिस्सा समंदर की एक चट्टान पर पड़ा था, जिस वजह से अभी तक वो डूबा नहीं था, मगर वो चट्टान किसी भी वक्त टूट सकती थी और वो सब गहरे समंदर में डूब सकते थे। इसी बीच पेनी फैसला करती है कि वो स्विम करके जहाज के पैसेंजर्स वाले हिस्से में जाएगी और वहाँ आगे इसे छोटी बोट मिल गई तो वहाँ फंसे हुए लोग को भी बचा सकेगी। बेन इसे वहाँ जाने की इजाजत दे देता है और वो छोटी लड़की कोरा कहती है कि इसका भाई और पेरेंट्स को भी तलाश करना, हो सकता है कि वो जिंदा हो और उन्हें हेल्प चाहिए हो, जिस पर पेनी कहती है कि वो उन्हें जरूर तलाश कर लेगी। इसके बाद वो तैरना शुरू करती है। अगले ही लम्हे कोरा देखती है कि समंदर पर जो डेड बॉडी पड़ी थी इसे कोई चीज नीचे खींच कर ले गई है। तब बेन देखता है कि वो शार्क थी, जिस पर वो दोनों चिल्लाकर पेनी को आवाज देते हैं कि समंदर में शार्क्स हैं, मगर वो बहुत दूर निकल चुकी थी और उसे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी बेन एक छोटी राफ्ट पानी में फेंकता है और कोरा को लाइफ जैकेट पहनाकर इस राफ्ट में बैठ जाते हैं और पेनी की तरफ बढ़ते हैं, जबकि पेनी अभी भी शार्क से बेखबर थी। इसी समय हमें पेनी के इर्द गिर्द एक शार्क चक्कर लगाती हुई दिखाई देती है, जिसका पेनी को भी एहसास हो गया था कि समुद्र में खतरा इसके पास मंडरा रहा है। इसके पहले के बेन राफ्ट लेकर इसके पास पहुंचता, शार्क ने पेनी पर हमला कर दिया था और इसकी टांग काट दी थी। बेन इसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि शार्क पेनी के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है, मगर शार्क जाते जाते राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा गई थी। इसके बाद हमें जहाज का एक और हिस्सा दिखाया जाता है। ये भी एक चट्टान पर टिका हुआ था, जिस वजह से अभी तक डूबा नहीं था, जिसमें वही मोटा आदमी जिसके मोबाइल चार्जिंग की वजह से आग लगी थी अभी जिंदा था। इसके अलावा चाइनीज स्पोर्ट्समैन जो लिसा का दोस्त था और कुछ दूसरे लोग जिंदा बच गए थे जो हेल्प का इंतजार कर रहे थे। इसी समय लिसा भी हिम्मत करके तैरती है और इनके पास पहुंच जाती है, जिसके पीछे शार्क भी आ जाती है और इनके कोच और एक आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। इस तरह उन दोनों का भी खात्मा हो जाता है। तभी वो एक दूसरे को ब्लेम करते हुए आपस में लड़ने लग जाते हैं, मगर पायलट बेन वहां पहुंच जाता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना है और शार्क से बचना है तो शांत रहना होगा, आपस में एक दूसरे को मारने की बजाय प्लान बनाना होगा। दूसरी तरफ मैट पानी में उतरता है ताकि फिन और बाकी दोनों महिलाओं को बाहर निकालने का रास्ता खोज सके। इसी तरह वो तैरकर बाहर निकल आता है। अगले ही लम्हे वहाँ कोरा और फिन के पेरेंट्स तैरते हुए इसके पास पहुँचते हैं। पिता कहता है कि इसकी बेटी कोरा को तलाश करो। इतने में ही शार्क इस पर हमला कर देती है और इसे भी मार डालती है, जबकि हम देखते हैं कि इसकी पत्नी यानी कोरा की मां लोहे के बोर्ड पर बेहोश पड़ी थी। इसी समय दूसरी तरफ पायलट बेन राफ्ट तलाश करके इन्हें पानी में फेंकता है और लोगों को इस पर सवार होने का कहता है। राफ्ट तलाश करते हुए इसे एक सिग्नल वाली डिवाइस मिल जाती है, जिससे वो हेल्प के लिए अपनी लोकेशन भेज सकता है। तभी वो देखता है कि कोरा अपने पेरेंट्स को तलाश करते हुए
हुए पानी वाली साइड चली गई थी जहां शार्क का खतरा था। बेन जल्दी से वो डिवाइस इसी मोटे आदमी को पकड़ा देता, कहता है कि इसकी केयर करना और खुद कोरा को बचाने के लिए चला जाता है। इसी समय ब्लास्ट होता है और लोग अलग अलग हो जाते हैं और जहाज का ये हिस्सा भी डूबने लगता है, मगर जल्द ही वो राफ्ट में फिर से सवार हो जाते हैं। तभी बेन को पता चलता है कि इस मोटे आदमी ने डिवाइस गिरा दी थी जो उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। 2 लोग राफ्ट से बाहर रह गए थे जिनको शार्क्स ने घेर लिया था। बेन राफ्ट को वहां ले जाने और उनको बचाने का फैसला करता है, मगर वही मोटा आदमी इसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ये जहाज भी बेन की वजह से तबाह हुआ है। तुम कैप्टन थे और ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। गुस्से में वो बेन को मुक्का मारता है, जिसके जवाब में बेन भी इसे जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि वो उनको बचाने के लिए जरूर जाएगा, जिसमें बाकी सब लोग बेन का साथ देते हैं और वो उनको बचाने के लिए राफ्ट उनकी तरफ ले जाते हैं और शार्क के हमला करने से पहले उन दोनों को सेफली राफ्ट पर बिठा देते हैं। इसी बीच जब काफी देर तक मैट वापस न आया तो जोई फैसला करती है कि वो सब भी तैर कर बाहर जाएंगे, जिस पर बूढ़ी महिला कहती है कि इसने अपनी लाइफ जी ली है, इसे यही रहने दो और फिन को लेकर चली जाओ। जोई कहती है कि वो वापस इसे बचाने जरूर आएगी। इसके बाद वो फिन को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में छलांग लगा देती है और सेफली बाहर निकल आते हैं और इन्हें एक राफ्ट भी मिल जाती है। तभी इन्हें एक छोटा प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो हेल्प के लिए पुकारते हैं, मगर वो दूर चला जाता है। दूसरी तरफ शार्क ने भी जोई पर हमला कर दिया था, जिससे इसकी टांग जख्मी हो गई थी, मगर फिर वो हिम्मत करके फिन को राफ्ट पर बिठा देती है और खुद भी जख्मी हालत में चढ़ जाती है और एक रस्सी से अपनी टांग बांध देती है ताकि खून के बहाव को रोका जा सके। जख्म गहरा होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए समंदर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो एक मछलियां पकड़ने वाले चाइनीज जहाज को रेडियो के जरिए मैसेज देता है कि इनकी बोट के करीब ही एक जहाज क्रैश हुआ है। अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो लोगों को बचाया जा सकता है, जिस पर वो चाइनीज कहता है वो उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच वो हेलीकॉप्टर भी राफ्ट तक पहुंच जाता है, जिससे लोग नीचे उतरकर इन्हें बचाने के लिए आते हैं, मगर बेन इन्हें इशारा करता है कि समंदर में शार्क्स हैं, नीचे मत उतरना। मगर हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वो रस्सी के जरिए नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्विमर पानी में उतरता है तो शार्क इस पर हमला करके इसकी टांग काट देती है और इसे खींचकर पानी में ले जाती है। रस्सी बंदी होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे खींचा चला जाता है और समंदर में गिर कर तबाह हो जाता है और रस्सी की वजह से वो नीचे गिरते हुए राफ्ट को भी पलट देता है, जिससे लोग भी पानी में गिर जाते हैं। इसी बीच वो चाइनीज बोट भी वहां पहुंच जाती है, मगर वहां पर हेलीकॉप्टर और जहाज का मलबा होने की वजह से आगे नहीं जा सकती है। बेन कहता है कि इन्हें तैरकर इस बोट तक पहुंचना होगा। इसी समय इसे पता चलता है कि कोरा राफ्ट से गिरकर दूर जहाज के एक टुकड़े पर सवार थी। वो भी इनसे बहुत दूर था, मगर बेन हिम्मत नहीं हारता और स्विम करते हुए कोरा तक पहुंच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कोरा वहां पड़ी हुई अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को देख रही थी, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मैट जो बूढ़ी औरत और जोई से प्रॉमिस करके आया था कि वो इन्हें बचाने वापस आएगा, वो भी अब नहीं रहा। कोरा कहती है कि वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेगी, मगर बेन कहता है कि इन्हें तैर कर वापस जाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। वो पानी में उतर जाते हैं, मगर शार्क्स जल्द ही इन्हें घेर लेती है। तभी एक खूंखार शार्क मुंह खोलकर उन पर हमला करने वाली होती है। इसी समय बेन, जिसके पास सिग्नल देने वाली छोटी सी गन होती है, इससे उस खूंखार शार्क के मुंह में फायर करता है, जिससे वो शार्क ब्लास्ट हो जाती है। तभी चाइनीज मछुआरा उनकी हेल्प करता है। बहुत सारी छोटी मछलियाँ जो उन्होंने पकड़ी थी पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो भूखी और खूंखार शार्क्स बेन से हटकर इन मछलियों की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह इस दफा बेन और कोरा खतरे से बाहर थे। इसी बीच एक शार्क राफ्ट पर हमला करती है और वो मोटा आदमी पानी में गिर जाता है, जिसे शार्क 2 टुकड़े करके मार देती है। इस तरह वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सब सेफली इस चाइनीज बोट पर सवार दिखाई देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें मोबाइल के सिग्नल्स मिल जाते हैं, जिससे कोरा अपने भाई के फोन के सिग्नल्स को ट्रैक करती है और जल्द ही वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जोई और फिन दोनों सेफ थे। कोरा अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है, जबकि बेन अपने स्टाफ मेंबर जोई को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। इस तरह इन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद बेन अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि वो ठीक है और जल्द घर वापस आ रहा है। इसी खुशी के लम्हात को दिखाते हुए
थ्रिलर और इमोशन से भरपूर ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मिक्स मूवीज मसाला की टीम का वर्क अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।